हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारा हिंदी पेडागोजी का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 हमने कल कंप्लीट कर लिया था, भाषा विकास, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो आज हम समझने वाले हैं बेटा, डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर को। और ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो चलिए समझते हैं इसको। भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो भाषा शिक्षण का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है। भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया अथवा वह माध्यम है जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। किस बात पर बल दिया जाता है बेटा? कि जो बच्चा है वो पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। किसी बच्चे को पढ़ना लिखना किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वह भाषा का समझ के साथ प्रयोग कर सके। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें बच्चे को भाषा को पढ़ना लिखना सिखाना है और बच्चा भाषा का सही तरीके से प्रयोग कर सके। साथ ही बच्चे की भाषा को समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा अपने परिवार और अपने समाज से भाषा को सीखता है। तो वही कहा है कि बालकों के भाषा सीखने में समाज और परिवार की महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका होती है। भाषा बालक के विकास में सहायता करती है तथा शिक्षक द्वारा बालक की इसी प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए शिक्षण नीति अपनाई जानी चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम। भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है बेटा? जो भाषा शिक्षण के उद्देश्य समझेंगे हम, क्या है? वक्ता के कथन को समझने की योग्यता, वक्ता द्वारा शाब्दिक और गैर शाब्दिक रूपों से प्रकट किए गए अपने विचारों को समझने एवं उन्हें समझकर उनसे संबंध जोड़ने तथा अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। अगला क्या है आपका? समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास। वक्ता को विभिन्न व्याकरण सम्मत, अर्थगत और लिपि संकेतों का प्रयोग द्वारा आरेखित तरीके से संबंधित विषय वस्तु के पठन की आदत विकसित करनी चाहिए तथा उसे अपने पिछले ज्ञान के साथ जोड़कर निष्कर्षों द्वारा अर्थ निर्माण की योग्यता को जो है उसका विकास करना चाहिए। उसे पठन के लिए आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए तथा विवेचनात्मक दृष्टिकोण के साथ पढ़ते समय प्रश्न भी सामने रखने चाहिए। अगला है आपका सहज अभिव्यक्ति की क्षमता। क्या है बेटा? सहज अभिव्यक्ति की क्षमता। उसे विभिन्न परिस्थितियों में अपने संप्रेषणात्मक कौशलों को प्रयोग में लाने में समर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने संप्रेषणात्मक कौशलों को प्रयोग में लाने में समर्थ होना चाहिए। उसके खजाने में अभिव्यक्ति के कई तरीके होने चाहिए जिन्हें वह चुन सके। उसे इस योग्य भी होना चाहिए कि वह तार्किक, विश्लेषणात्मक तथा रचनात्मक ढंग से परिचर्चा में शामिल हो सके। अगला पॉइंट है आपका भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। इसमें क्या है बेटा कि भाषा की कक्षा में विभिन्न शिक्षण तकनीकियां अपनाई जानी चाहिए। बच्चों को दिए जाने वाले कार्य इस प्रकार के होने चाहिए कि उससे बच्चा वैज्ञानिक प्रक्रिया के तमाम अवयवों जैसे आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का अवलोकन और उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण एवं परिकल्पना इत्यादि करने में निपुण हो सके। इस प्रकार बच्चे की संज्ञानात्मक योग्यताओं को विकसित करने में भाषा विज्ञान के ये उपकरण जो है वो महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इससे व्याकरण के मानक नियमों को बेहतर ढंग से सीखा जा सकेगा। तथापि यह प्रक्रिया बहुभाषीय कक्षाओं में विशेष रूप से प्रभावी है। आगे बढ़ेंगे हम। ये क्या है अगला पॉइंट आपका? सुसंगत लेखन। लेखन एक यांत्रिक कौशल नहीं है। इसमें विभिन्न संबंध युक्तियां अर्थात तत्संबंधी विषयों के द्वारा उस विषय को संयोजित करने,
पर्यायवाची शब्दों इत्यादि के प्रयोग द्वारा अपने विचारों को सुसंगत ढंग से अभिव्यक्त करने की योग्यता के साथ साथ व्याकरण, शब्द ज्ञान, विषय, विराम चिन्हों इत्यादि पर पर्याप्त नियंत्रण अर्जित करने के कौशल सम्मिलित हैं। शिक्षार्थी को अपने विचार सहज एवं व्यवस्थित ढंग से प्रकट करने का आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। विद्यार्थी को अपने लिए विषय का चयन करने, विचारों को व्यवस्थित करने और श्रोता बोध की दृष्टि से लिखने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह केवल तभी संभव है यदि उसका लेखन एक प्रक्रिया के रूप में दिखाई दे, ना कि एक उत्पाद के रूप में। उसे विभिन्न उद्देश्यों से और विभिन्न परिस्थितियों में अनौपचारिक से पूर्णतः औपचारिक रूप तक लेखन का प्रयोग करना आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारा विभिन्न विषयों की भाषा को समझने की योग्यता का विकास। इसमें क्या है बेटा कि विद्यालय के विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को विभिन्न प्रयोजनों जैसे संगीत, खेलकूद, फिल्म, बागवानी, निर्माण कार्य, पाक कला इत्यादि में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न भाषाओं को समझने और उनका प्रयोग करने में भी दक्ष होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ जो आपके विभिन्न विषय हैं उनकी ही भाषा समझता है, नहीं, संगीत, खेलकूद, बागवानी है ना, इन सब में जो भाषा का प्रयोग होता है वो भी समझने में उससे दक्ष होना चाहिए। अगला क्या है, सृजनात्मकता का विकास। इसमें क्या है बेटा कि भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी को अपनी कल्पना और सृजनात्मकता विकसित करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलता है। कहाँ पर? भाषा की कक्षा में। भाषा की कक्षा में बच्चे को बोलने के बहुत अवसर दिए जाते हैं। तो वही कहा है कि जो भाषा की कक्षा होती है उसमें बच्चे को अपनी कल्पना, अपनी सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलता है। कक्षा का लोकाचार और शिक्षक विद्यार्थी संबंध बच्चे में आत्मविश्वास को विकसित करता है, जिससे पाठ्य सामग्री के आदान प्रदान और गतिविधियों में बिना अवरोध के दोनों ही सृजनात्मकता का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम समझेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। क्या समझेंगे हम? भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो क्या है बेटा सिद्धांत? शिक्षण सामग्री का उपयोग सदुपयोग करने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र, सिद्धांत आदि का पालन करता है। ये सूत्र सिद्धांत उसके शिक्षण की खाद होते हैं। क्या होते हैं? खाद होते हैं। और इसी के बल पर वह अपने शिक्षण को समृद्ध बनाता है, जो निम्नलिखित है। अब क्या है हमारे शिक्षण के सिद्धांत? पहला है बेटा नियोजन का सिद्धांत। यह एक प्रकार से पूर्व पाठिका जैसे कार्य है। कक्षा में जाने से पूर्व पाठ की तैयारी। क्या है नियोजन के सिद्धांत में? क्या है बेटा कि आप क्लास में जाने से पहले ही आप अपने चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं। क्लास में जाने से पहले ही आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। कक्षा में कितनी देर पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, शिक्षण सामग्री क्या हो, और इसका नियोजन पहले से ही किया जाता है। भाई आपको क्लास में बच्चों को पढ़ाना है तो आप पहले से ही तो उसकी तैयारी करेंगे। तो यही तो है नियोजन का सिद्धांत। तो आगे क्या दे रखा है? शिक्षक अपने शिक्षण को इस प्रकार क्रियान्वित करता है कि भिन्न बौद्धिक स्तर के बच्चों तक उसका पाठ भली प्रकार से पहुंच जाए। आप अपने शिक्षण को इस प्रकार क्रियान्वित करेंगे कि देखो हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग है, हर बच्चे का बौद्धिक स्तर अलग है। तो आपका शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए कि वो हर बच्चे तक जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो हर बच्चा अच्छे से समझ सके, जो आप देना चाहते हैं वो बच्चा ठीक से समझ सके, उसके शिक्षण के निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। तो नियोजन का सिद्धांत क्या है बेटा कि क्लास में जाने से पहले पाठ की तैयारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका अनुबंधन के सिद्धांत। भाषा विकास में अनुबंधन या सहचार्य का बहुत योगदान है। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता है, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। तो बच्चे को शब्दों की जानकारी कैसे दी जाती है? मूर्त वस्तु से जोड़कर। उदाहरण के लिए कलम कहने के साथ उन्हें कलम दिया जाता है। क्या करते हैं? अगर आप बच्चे को कलम कह रहे हैं, कलम शब्द आप बता रहे हैं बच्चे को, तो आप उसे कलम देंगे। पानी या दूध कहने पर उसे दूध या पानी दिया जाता है। तो क्या है कि अगर आप इसमें क्या है बेटा कि वही शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो वो सीखना कैसा होता है?
उसे मूर्त वस्तु के साथ जोड़कर ही शब्दों की जानकारी दी जाती है। कलम कहने पर उसे कलम दिया जाता है, दूध या पानी कहने पर उसे दूध या पानी दिखाया जाता है। इसी तरह बच्चे विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति से सहचर्य स्थापित करते हैं और अभ्यास हो जाने पर संबंध वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति पर संबंधित शब्द से संबोधित करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभ्यास का सिद्धांत, इसमें क्या है बेटा, किसी भी चीज को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो क्या करना है, अभ्यास करना है। अभ्यास क्या है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से ही वह हमारे व्यवहार में आती है। अगर आप किसी चीज को अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, वो आपके बिहेवियर में आ जाती है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी से हो जाता है। तो क्या करना है आपको, अगर बच्चा किसी भी चीज को सीखता है तो उसको क्या करना है, अभ्यास करना है। अभ्यास करेगा तो वो उसको बहुत अच्छे से आ जाएगी। आगे क्या है, आवृत्ति का सिद्धांत। भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व होता है। आवृत्ति, सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा, मतलब आपने कोई चीज सीखी है और आप जितना उसको दोहराएंगे, जितना उसको बार बार बोलेंगे, वह उतनी ही अधिक देर तक आपको याद रहेगी। तो क्या आवृत्ति, तो क्या है कि आवृत्ति भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है बेटा, सीखी हुई बात को आप जितना दोहराएंगे तो वो क्या होगा, उतनी ही देर तक आपको याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। आगे क्या है आपका, बाल केंद्रिता का सिद्धांत। इसमें क्या है बेटा, भाषा शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र क्या है, बालक है। आप जो भी बच्चे को सिखा रहे हैं, जो भी बच्चों को समझा रहे हैं, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके शिक्षण का केंद्र क्या है। आप स्वयं नहीं है उसका केंद्र, शिक्षण का केंद्र क्या है, बच्चा जिसको आप सिखा रहे हैं। तो आपके शिक्षण का केंद्र है बेटा बालक। क्या है, बालक है। तो उसमें क्या है, आप अध्यापक हैं तो आप ये ना समझे कि आप शिक्षण का केंद्र है, नहीं, आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो शिक्षण का केंद्र है वो क्या है, आपका स्टूडेंट है, आपका विद्यार्थी है। अध्यापक को अध्यापन के समय इतना आत्मविभोर नहीं होना चाहिए कि बालक विस्मृत हो जाए, बल्कि उसके शिक्षण का केंद्र बालक ही होना चाहिए। भाषा शिक्षण में बालक के स्वभाव, उसकी क्षमता, उसकी रुचि, उसका स्तर आदि का ध्यान रखा जाना सर्वाधिक आवश्यक है। आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो आप बच्चे की क्षमता, बच्चे की रुचि, आप बच्चे में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपको बच्चे का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखना, बच्चे का स्तर क्या है, आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। भिन्न भिन्न भाषा परिवेश परिस्थिति से आए बच्चे भी अपनी भिन्नता के बावजूद पढ़ सकते हैं। हर बच्चे का परिवेश अलग होता है। निम्न स्तरीय बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे, उनका पठन और लेखन ठीक हो, अशुद्धियां दूर हो, समस्याएं समाप्त हो जाएं। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है, क्या, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, कि हर व्यक्ति अलग अलग परिवेश से आया है, हर बच्चे में भिन्नताएं हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पढ़ सके। तो ये सिद्धांत इस चीज पर ध्यान देता है। अगला क्या है, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। सुनना, बोलना, फिर पढ़ना, लिखना, भाषा के इन कौशलों को क्रम से सिखाएं। सुनना, बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। देखो जो भाषा के कौशल होते हैं ना बेटा, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। लेकिन अगर उनका मनोवैज्ञानिक क्रम पूछा जाए आपसे तो क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्या है बेटा, ये मनोवैज्ञानिक क्रम है इनका, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अनुपात और क्रम का सिद्धांत है, इसीलिए इसमें क्या कहा गया कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा के इन कौशलों को क्रम से सिखाया जाए, ठीक है। कौशल चिंतन को भी इसमें उचित स्थान मिले, बच्चा चिंतन करे और फिर लिखे, अपने विचार व्यक्त करे, दूसरों के विचार सुने, पढ़े और फिर लिखे, इस प्रकार यह चक्र चले। इनका अनुपात भी सही हो, ऐसा ना हो कि कक्षा में केवल शिक्षक ही बोले और बच्चे, या फिर बच्चे ही बोले, मतलब क्लास में आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि या तो बस टीचर ही बोले जा रहा है या फिर बच्चा ही बोले जा रहा है, लिखाई ना हो, पठन ना हो, है ना। तो क्या है कि सभी कौशल जो है
उचित अनुपात में प्रयोग में लाए जाने चाहिए। आपके कितने क्वेश्चन है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो इनका मनोवैज्ञानिक क्रम तो यही है बेटा कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन फिर भी आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना बेटा, अगर आपसे मनोवैज्ञानिक क्रम पूछा जाए तो आप ऐसे लिखेंगे भाषा के कौशल का, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो भाषाई कौशल होते हैं तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ये ध्यान रखना है, और एक साथ सीखे जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। जब आपसे मनोवैज्ञानिक क्रम पूछा जाए तो आपको ये बताना है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नहीं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भाषाई कौशल होते हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चयन बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। जो हिंदी पाठ्य सामग्री है और जो उसकी शिक्षण की प्रणालियां हैं, उनका चयन कैसा होना चाहिए? बच्चे की रुचि और बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि बिना रुचि के विद्यार्थी को भाषा नहीं सिखाई जा सकती। अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसे कैसे सिखा देंगे? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की रुचि और आवश्यकता के अनुरूप ही आपकी जो पाठ्य सामग्री और शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए। साथ ही भाषा सीखने के दौरान उन्हें निरंतर अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है, ताकि भाषा सीखने के प्रति उनमें उत्साह एवं रुचि बनी रहे। अगला क्या है? अनुकरण का सिद्धांत। बच्चे जो हैं अपने से बड़ों का जो है वो अनुकरण करते हैं। जो बच्चा है वो अपने से बड़ों को बोलते हुए सीखता है, तो क्या करता है? उसी भाषा का वो अनुकरण कर लेता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षक का अपना उच्चारण साफ और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर गलत उच्चारण करेगा तो बच्चा भी नकल कर रहा है, बच्चा अनुकरण कर रहा है, तो वो भी अशुद्ध उच्चारण ही करेगा। तो इसीलिए टीचर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसका अपना जो उच्चारण है वो कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। उसका पठन बढ़िया होना चाहिए, और जो उसका लेख है, जो वो लिखता है टीचर, उसकी जो राइटिंग है वो भी सुंदर होनी चाहिए। उसकी अभिव्यक्ति भी सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। अगला क्या है आपका? क्रियाशीलता का सिद्धांत। बच्चों को सजग सतर्क बनाने हेतु पठन, वाचन, लेखन के साथ साथ अन्य अनेक नवनवीन कार्य, तरह तरह के अभ्यास, श्रुत लेखन, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। पुनर्बलन का सिद्धांत। ये क्या है बेटा? पुनर्बलन। अमेरिकी वैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जब तक अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता को सफलता मिलती रहती है, तब तक वह उत्साहित होकर सीखता रहता है। अगर अधिगमकर्ता को सफलता मिल रही है तो क्या है? वो उत्साहित होकर सीखता रहता है। उसकी सफलताएं ही उसके मनोबल में वृद्धि करती हैं। उसकी सफलता जो है वो उसके मनोबल में वृद्धि करती है और उसके लक्ष्य की ओर उसे अग्रसर करती हैं। चलिए अगला क्या है? सहानुभूति का सिद्धांत। शिक्षक का व्यवहार जो है वो सहानुभूतिपूर्ण और प्रेम से भरा होना चाहिए। आपको बच्चे के लिए आपके मन में प्रेम होना चाहिए। अगला क्या है? परिपक्वता का सिद्धांत। शिक्षक अपने कार्य में परिपक्व हो। शिक्षक को अपने कार्य में कैसा होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए। उसके वाचिक अवयव हो, वह सही बोले, प्रभावशाली बोले। अगला पॉइंट है आपका मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत। इसमें क्या है बेटा? भाषा शिक्षण के सिद्धांत में क्या बताया गया है कि भाषा शिक्षण के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अनुसंधानों के द्वारा ये सिद्ध किया है कि विद्यार्थी को शिक्षित करते समय उसकी मातृभाषा का उपयोग करने से, बच्चे की जो मातृभाषा है यदि आप उसका उपयोग करते हैं तो वह शीघ्रता पूर्वक अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। इस मत के पीछे उनका तर्क है कि मातृभाषा में शिक्षण कार्य करने से विद्यार्थी शब्दों के साथ वस्तुओं का संबंध स्थापित कर पाता है, जिससे उसके विचार स्थायी रूप से निर्मित होते हैं। तो इसीलिए क्या है कि अगर आप बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाते हैं, जो उसकी मातृभाषा है, तो बच्चा जल्दी सीखता है। चलिए आगे बढ़े।
महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें क्या है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट दिखेंगे, जैसे कि भाषा सीखने के लिए ऐसी गतिविधियां करानी चाहिए जिससे बच्चे को भाषा प्रयोग एवं अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर मिले। तो ये क्या है, ये लाइन आपको डायरेक्ट दिखेंगी। तो आपको समझ आना है कि आपको बच्चे को जितना अधिक भाषा की क्लास में, भाषा की कक्षा में आप बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। अगला पॉइंट क्या है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। क्या है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वो अनुकरण पर बल देता है। अगला पॉइंट है आपका, भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर देना। क्या, बच्चे को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका दें। आपको कैसी गतिविधियां क्लास में करानी है जिससे बच्चा भाषा का प्रयोग करे और अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। अगला पॉइंट हमने समझा कि भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है, अनुकरण पर बल देता है। अगला पॉइंट क्या था आपका, कि भाषा सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, कि भाषा प्रयोग के अवसर देना। चलिए आगे क्या है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षा में भी चलती रहती है। बिल्कुल सही बात है, आप अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो वहां भी तो भाषा ही है, भाषा का ही तो इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या है कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षा में भी चलती रहती है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो भाषा तो वहां भी है ना बेटा, उसको पढ़ने के लिए आपको भाषा की ही तो जरूरत पड़ेगी। अगला पॉइंट है आपका, भाषा शिक्षण में कविता कहानियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे भाषा सीखने में रुचि ले। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है ज्यादा से ज्यादा हमें कविता कहानियां सुनानी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो भाषा सीखने में रुचि ले। कहानी कविता नाटकों का प्रयोग कक्षा में निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जब आप क्लास में बच्चों को कहानी सुनाते हैं, कोई कविता सुनाते हैं या किसी नाटक का प्रदर्शन करते हैं तो क्या होता है, बच्चे को क्या आनंद की प्राप्ति होती है, बच्चा उस विषय में रुचि लेने लगता है, बच्चे अपनी संस्कृति को जानते हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि बच्चे का जो शब्द भंडार है, उसकी कल्पना शक्ति है, चिंतन सृजन आदि कौशलों का विकास होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, भाषा शिक्षण के उपागम। अब यहाँ पर कुछ उपागम दिए गए हैं बेटा, वो क्या है, संरचनात्मक उपागम। इसमें क्या दिया गया है, वाक्य अथवा शब्दों की संरचना पर केंद्रित है। जो संरचनात्मक उपागम है बेटा, ये वाक्य अथवा शब्दों की संरचना पर केंद्रित है। बच्चे नए वाक्य शब्द विचार की संरचना जो है वो कर सके। तो क्या है कि आप बच्चों से नए वाक्य शब्द और उनके विचार की संरचना करवाएं। अगला क्या है, संप्रेषणात्मक उपागम। यह बातचीत पर, भाई संप्रेषणात्मक यानी संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब है बातचीत, तो यह बातचीत पर और मौखिक अभ्यास पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, बातचीत पर और मौखिक अभ्यास पर। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने के अवसर दिए जाने चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है आपका, समग्र भाषा उपागम। बोलने के साथ साथ शारीरिक हाव भाव का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसे रोल प्ले। आपने देखा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इसमें क्या है बेटा, कि आप बोल तो रहे हैं लेकिन बोलने के साथ साथ आपके जो बॉडी है उसकी मूवमेंट भी हो रही है। जैसे आप बच्चे को कोई कहानी सुना रहे हैं और आप हाव भाव से पूरा, है ना, तो उससे क्या होता है कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है कि बच्चा जो है वो बोलने के साथ साथ शारीरिक हाव भाव का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो जैसे रोल प्ले, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब स्टोरी सुनाते हैं टीचर्स क्लास में, तो क्या वो पूरे एक्टिविटी भी करते हैं, मतलब अपने हाथों को भी चलाएंगे। तो क्या है, वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स ही तो है कि आप बच्चे को मतलब बोलने के साथ साथ शारीरिक हाव भाव का भी उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। समग्र वाक्य उपागम, पहले वाक्य के अर्थ पर जोर देना और बाद में संरचना पर। समग्र वाक्य उपागम में क्या है बेटा, कि पहले वाक्य के अर्थ पर जोर देना और बाद में संरचना पर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, कोश विषयक उपागम। इसमें क्या है बेटा, इसमें बच्चे की शब्दावली विकसित करने पर जोर दिया जाता है तथा शब्दों के अर्थ और उपयोग पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्वनिम उपागम। क्या है, स्वनिम उपागम।
यह मौखिक भाषा से संबंधित है और बच्चे के उच्चारण पर काम करता है। किस पर? उच्चारण पर जो है वो काम करता है। अगला है आपका टॉप डाउन मॉडल। अब यहां से क्या समझ में आ रहा है आपको? टॉप से डाउन, समझ रहे बेटा? टॉप डाउन, टॉप डाउन मॉडल क्या है? इसमें स्टूडेंट भाषा के अर्थ को समझने के लिए पिछले ज्ञान का प्रयोग करता है। इसके अंत से प्रारंभ करके शुरू की तरफ बढ़ते हैं। कैसे? अंत से प्रारंभ करके किधर जाते हैं? शुरू की तरफ जाते हैं। अब देखो इसके नाम में ही छुपा है टॉप से डाउन आना। कैसे? एग्जाम्पल देखो, पहले वाक्य, पहले क्या? वाक्य सिखाना, फिर शब्द और फिर अक्षर। समझ रहे हैं आप? वाक्य से किधर आए? शब्द पर, शब्द से किस पर गए? अक्षर पर गए। तो टॉप से डाउन आए ना बेटा। पहले वाक्य सिखाया, फिर शब्द और फिर अक्षर पर आए। तो क्या है ये? टॉप डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे आप। टॉप डाउन मॉडल क्या होता है? इसमें स्टूडेंट की भाषा के अर्थ को समझने के लिए पिछले ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ये डायरेक्ट लाइन मिलती है आपको क्वेश्चन में। इसके अंत से प्रारंभ करके शुरू की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट से प्रारंभ करके किधर जाते हैं बेटा? शुरू की तरफ। जैसे पहले वाक्य सिखाना, फिर शब्द, फिर अक्षर। चलिए अगला क्या है? बॉटम अप। अब यहां भी समझ में आ रहा है, बॉटम से अप। क्या? बॉटम से अप। एग्जाम्पल देखो, जैसे पहले अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य। समझ रहे हैं ना? पहले अक्षर पे गए, फिर शब्द पे गए और फिर वाक्य पे गए। इधर क्या था? टॉप डाउन में क्या था बेटा? पहले वाक्य से शब्द पर आए और शब्द से अक्षर पर आए। लेकिन बॉटम अप में नीचे से ऊपर गए हम। क्या? पहले शब्द, पहले अक्षर, फिर शब्द और फिर वाक्य सिखाना। तो क्लियर हो गया ये? टॉप डाउन में क्या था? पहले वाक्य सिखाना, फिर शब्द पर आना और उसके बाद अक्षर पर आना। टॉप से डाउन आ गए हम। बॉटम अप में क्या था? बॉटम से अप जाना, यानी पहले अक्षर, फिर शब्द और फिर वाक्य। चलिए इसमें क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें स्टूडेंट पाठ्यक्रम के अनुसार गतिशीलता करते हुए सीखता है और यह टॉप डाउन मॉडल का उल्टा है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अगर आपने एक को भी समझ लिया ना तो दूसरा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भाषा शिक्षण के नियम। अब हम भाषा शिक्षण के नियम समझेंगे। क्या है भाषा शिक्षण के नियम? बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने भाषा शिक्षण के कुछ सामान्य नियमों का उल्लेख किया है। वो कौन से हैं सामान्य नियम बेटा? मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब जो दिख रहा है वहां से शुरू करेंगे, फिर जो नहीं दिखाई दे रहा है उसकी तरफ जाना। इसमें क्या है बेटा? मूर्त तो वही है ना जो आपको सामने दिख रहा है, और अमूर्त क्या है? जो नहीं दिख रहा है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बच्चों का मानसिक विकास करना इतना नहीं होता कि वे अमूर्त अवधारणाओं को समझ सकें। क्या? कि बच्चे का मानसिक विकास करना इतना ही नहीं है कि अमूर्त अवधारणाओं को समझ सकें। अर्थात जब तक विद्यार्थियों के समक्ष कोई वस्तु स्थूल रूप से प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक वे उस विषय के सूक्ष्म या अमूर्त रूप से जो है उस विषय में विचार विमर्श नहीं कर सकते। तो क्या है कि जब तक बच्चे के समक्ष कोई वस्तु मूर्त रूप से प्रस्तुत नहीं की जाएगी, स्थूल रूप से प्रस्तुत नहीं की जाएगी, तब तक उसके विषय में वो अमूर्त रूप से विचार विमर्श नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया? अगला क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले उस विषय में बात करें जिसको बच्चा जानता है, फिर उसको वहां ले जाएं जिसके बारे में वो नहीं जानता है। मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले क्या था? मूर्त से अमूर्त की ओर। दूसरा क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस नियम से अभिप्राय है कि बालकों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वे उसी ज्ञान पर नए ज्ञान की नींव रखकर ज्ञात से अज्ञात ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। तो क्या करना है?
ज्ञात से, जो चीज बच्चा जानता है वहां से शुरू करनी है और फिर हमें कहाँ जाना है, जिस चीज के बारे में बच्चा नहीं जानता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहला क्या समझा हमने, मूर्त से अमूर्त की ओर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अनिश्चित से निश्चित की ओर। क्या है ये, अनिश्चित से निश्चित की ओर। विद्यार्थी के मस्तिष्क में दैनिक जीवन के अनुभवों से कुछ अनिश्चित अवधारणाएं जो है वो निर्मित हो जाती हैं। जो बच्चा है वो अपने दैनिक जीवन का जो उसका अनुभव है उससे कुछ अनिश्चित धारणाएं निर्मित करता है। इन अनिश्चित धारणाओं पर विचार विमर्श करने के उपरांत उसके विचार किसी एक निश्चित रूप में जो है निश्चित रूप को धारण कर लेते हैं, जिसके पश्चात उसका ज्ञान अनिश्चित से निश्चित रूप धारण कर लेता है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था बेटा, मूर्त से अमूर्त की ओर। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। तीसरा हमने क्या पढ़ा, अनिश्चित से निश्चित की तरफ। फोर्थ है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। क्या है बेटा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विद्यार्थियों के मत को पुष्ट करने के लिए अथवा शंकाओं को दूर करने के लिए अध्यापक को विषय वस्तु को विश्लेषित अर्थात अलग अलग करते हुए उन्हें स्पष्ट करना चाहिए तथा इसके उपरांत विद्यार्थियों को स्पष्ट एवं सामान्य विचार बनाने के लिए उस विषय वस्तु को एक साथ मिलाकर स्पष्ट करना चाहिए। पहले क्या करना है, उसको अलग अलग करके स्पष्ट करना है और फिर बाद में उस विषय वस्तु को एक साथ मिलाकर स्पष्ट करना है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। चलिए आगे क्या है, आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन में क्या है बेटा कि पहले आप बच्चे को उदाहरण देंगे, पहले आप बच्चे को उदाहरण देंगे और फिर आप नियम की ओर बच्चे को ले जाएंगे। ये क्या है, आगमन से निगमन की ओर। मतलब पहले आप बच्चे को उदाहरण देंगे, उसके बाद आप नियम बताएंगे। तो ये क्या हुआ बेटा, आगमन से निगमन की ओर। इसमें क्या दे रखा है, इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षित करते समय उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता। मतलब उदाहरण देकर आप नियम समझाएंगे बच्चे को। तो पहले क्या होगा, उदाहरण देंगे, फिर बच्चे को नियम की ओर लेके जाएंगे। इस पद्धति का प्रयोग व्याकरण के नियमों को समझाने के लिए किया जाता है। अगर आप बच्चे को कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं, आप बच्चे को कोई भी चीज पढ़ाना चाहते हैं तो कैसे समझाना, आप पहले उदाहरण देंगे, उदाहरण से आप बच्चे को नियम की ओर लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पहले बच्चे को नियम दे दिए कि भाई ये नियम है ये नियम है, ऐसा नहीं। आगमन से निगमन का मतलब क्या है बेटा, उदाहरण से नियम की ओर। अगला पॉइंट क्या है आपका, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को पहले उन विषयों को पढ़ाना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो। किसको पढ़ाना चाहिए, जिस विषय में बच्चे की रुचि हो एवं जिसे पढ़ने में वे समर्थ हो। उसके बाद विषय सामग्री के तार्किक पक्षों का अध्ययन किया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर में क्या है बेटा कि पहले आप बच्चे को उस विषय को पढ़ाइए जिसमें उसकी रुचि है, जिसको पढ़ने में समर्थ है। उसके बाद विषय सामग्री के तार्किक पक्षों का अध्ययन किया जाना चाहिए। अगला है आपका विशेष से सामान्य की ओर। इस नियम में बालक को विशेष ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। पहले क्रियाओं को प्रस्तुत किया जाए, उसके पश्चात निष्कर्षों पर पहुंचा जाए। क्या करना है, पहले विशेष ज्ञान से शुरू करना है और किधर, सामान्य ज्ञान की ओर हमें बच्चे को ले जाना है। तो क्या करना है कि पहले क्रियाओं को प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद जो है निष्कर्षों पर पहुंचा जाएगा। लास्ट है आपका सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर का मतलब क्या है बेटा कि पहले बच्चे को सरल चीजें सिखाए, उसके बाद जटिल की ओर ले जाएं। तो इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को पहले सरल शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों, गीतों आदि का ज्ञान कराया जाना चाहिए और उसके बाद उसे विषय के कठिन भागों से अवगत कराना चाहिए। क्या करना है, पहले सरल चीजें बताई जानी चाहिए, उसके बाद उसे कठिन की ओर ले जाना चाहिए। तो यहीं पे जो आज का हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।